हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बीए फाइनल का सेमेस्टर 5 का सिलेबस, जिसमें है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कुछ समय पहले ये सिलेबस चेंज भी हुआ था। पहले हम पंजाब हिस्ट्री पढ़ते थे और फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस है। उसके अकॉर्डिंगली ही इस सिलेबस में आपको मैं सिलेबस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बताऊंगी जो आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने हैं। तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1817 एडी तक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले आता है यूनिट 1। यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड अराउंड 1500। तो संसार के बारे में पढ़ना है। इस संसार में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म, सामंतवाद। ठीक है, ये पंजाबी में और ये हिंदी में साथ में दे रखा है। फीचर्स पढ़ेंगे, इसके विशेषताएं, और उसका पतन पढ़ेंगे, डिक्लाइन। साथ में हम मर्केंटलिज्म पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वाणिज्यकरण का उत्थान हुआ, वनजवाद जिसे हम बोलते हैं, और उसके इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, प्रभाव जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक फेडरलिज्म का, सामंतवाद का, और दूसरा बनता है वाणिज्यकरण का। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है पॉलिटिकल रिलीजियस चेंजेस, जिसमें हम ये बदलाव है, धार्मिक और राजनीतिक बदलाव, जिसमें हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पुनर्जागरण हुआ, लोगों को कैसे दोबारा से ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें क्या करना है। रेफर्मेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम धर्म सुधार लहर के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से सुधार किए गए। रेफर्मेशन इज़ बेसिकली सुधार। तो इन लोगों ने किस तरह से सुधार किए। उसके बाद हम एक और टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट इसमें पढ़ते हैं, वो है एब्सोल्यूट स्टेट इन फ्रांस। फ्रांस और प्रशिया में, फ्रांस तथा प्रशिया में जो निरंकुश राजतंत्र शुरू हुआ, जिसे हम बोलते हैं निरपेक्ष, पूर्ण रूप से राजशाही है जो, उस निरंकुश राजतंत्र को हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राजा ने पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और राजा के ऊपर कोई रोक नहीं थी। तो फ्रांस और प्रशिया दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है हमारे पास राइज ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार का उत्थान, जिसमें किस तरह से संसद बनी और इंग्लैंड में कैसे किस तरह से बदलाव आए। तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं शानदार क्रांति, उसके कारण और प्रभाव हम दोनों पढ़ेंगे। ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया क्यों, शुरुआत कैसे हुई, इसे शानदार क्यों कहा जाता है, क्रांति को शानदार क्यों कहा गया है, तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। इसमें से अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मुझे ये लगता है कि मैंने हमेशा आपको बताया कि 3 चैप्टर्स होते हैं, 3 में से हम कोई भी 2 तैयार कर सकते हैं, चाहे पहला दूसरा कर लो, चाहे दूसरा तीसरा कर लो, वो आपकी चॉइस है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे ही होते हैं। जैसे अगर हम इसमें से बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम सामंतवाद को इग्नोर नहीं कर सकते, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो इसमें पुनर्जागरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम थर्ड की बात करें तो इसमें शानदार क्रांति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें पेपर की तैयारी करनी है तो हम किस तरह से करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम इसमें से एक चैप्टर छोड़ देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप अगर छोड़ना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, आप इसमें से जो आपको आसान भी लगे और इजीली आप कर भी पाए, तो आप इसमें से फर्स्ट चैप्टर कर लें और थर्ड कर लें। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा राइज ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, किस तरह से गवर्नमेंट का उत्थान हुआ, और एक बनेगा ग्लोरियस रेवोल्यूशन का। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के भी 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक कॉजेज और दूसरा इफ़ेक्ट्स। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट एंड थर्ड टॉपिक ही आप इसमें से करें। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड यूनिट। इसमें हमारा पहला टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका की क्रांति, जिसमें हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कॉजेज़ करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे तो मैं आपको हमेशा ही कहूँगी कि एग्जामिनेशन के लिए पक्का ही तैयार करें, और बहुत आसान भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो अमेरिकन रेवोल्यूशन को आप ज़रूर करें। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों टॉपिक तो आप एग्ज़ाम में कर लें।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के भी कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट हैं। ये दोनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी हैं, आसान भी हैं और याद करना भी आसान है, और मुझे ये लगता है कि एग्जामिनेशन के लिए तैयार भी इन्हें करें। तीसरा हमारे पास है नेपोलियन बोनापार्ट, उसके रिफॉर्म्स, उसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम। हालांकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, मैं तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानती हूँ। लेकिन क्योंकि बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि हमें कोई 2 चैप्टर बताएं कौन से करने हैं, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2 करने हैं, आप ये फर्स्ट 2 कर लीजिए या 5th और 6th कर लीजिए। तो आसानी के हिसाब से अगर आपको करना है तो सिर्फ आप चौथा और 5वां ही कीजिए, ये दोनों आपके लिए सही रहेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसे आप छोड़ दें, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप अच्छी तरह से याद ना कर पाएँ। इसमें तो कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट्स हैं जो बहुत ही आसान है, आप इजीली कर सकते हो। नेपोलियन बोनापार्ट का जो ये चैप्टर है, इसमें आपने उसके सुधार के साथ साथ उसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी करना है, जिसे कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में रिपीट भी होता है, लेकिन अगर आपको ये चैप्टर मुश्किल लगता है तो आप ये दोनों पूरे चैप्टर कर लें। उसके बाद आता है हमारा 3rd यूनिट। इसमें जो पहला टॉपिक है कांग्रेस ऑफ वियना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे ये लगता है कि बच्चों को इसे याद करना भी मुश्किल लगता है। तो ज़्यादातर मैं बच्चों को ये वाला टॉपिक छोड़ने के लिए बोल देती हूँ, लेकिन जिनको लगता है कि वो इसमें मेन चीज़ याद करने वाली क्या है, इसके प्रिंसिपल्स और इसके जो इन्होंने काम किए हैं, जो प्रोविज़न है, ये इसका इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली तो करें, अदरवाइज इसे छोड़ दें। इसमें है मोटिव्स हैं, उद्देश्य, वर्किंग जो उन्होंने काम किए हैं, कार्य उनके, प्रिंसिपल उनके सिद्धांत हैं, प्रोविज़न उन्होंने जो प्रावधान वहाँ पे रखा, और सिग्निफिकेंसेस उनके जो उसका महत्व निकला है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ें, इस टॉपिक को तो ज़रूर करें। इसमें पहले तो हम ये बताएंगे कॉजेज़ फॉर द रीजन इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड में ये शुरू क्यों हुआ। फिर हम उसमें जो कुछ नए आविष्कार हुए हैं वो करेंगे, ठीक है। तो नई खोजें हो रही हैं, कोई कपड़ा मिल के जो कपड़े की मशीनें हैं या कुछ और मशीनें या भाप इंजन है, ये सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। स्प्रेड टू यूरोप, यूरोप में उसका कैसे प्रसार हुआ और इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो इसमें से कॉजेज़ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यू इन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को तो आप 100% करें ही करें, ठीक है। इंग्लैंड में शुरुआत है, नई खोजें हैं, यूरोप में प्रसार है और समाज पर प्रभाव है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ज़रूर कर लें। उसके बाद आता है हमारे पास ईस्टर्न क्वेश्चन। अगर आपको ये टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो ही आप इसे करें, अदरवाइज़ ये मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लगता। इसमें ईस्टर्न क्वेश्चन में पूर्वी प्रश्न में यूनान का स्वतंत्रता युद्ध आता है, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा। मेहमत अली का एक अलग क्वेश्चन बनेगा, उसने मिस्र में क्या किया, और क्रीमियम वार का एक अलग क्वेश्चन बनेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रेफर नहीं करूँगी, मुझे लगता है कि अगर आप इसे कर लें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक कर लें, आप इसे छोड़ दें, थोड़ी मुश्किल होगी इसे याद करने में, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा 4th यूनिट। 4th यूनिट में मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि ना ये वाला टॉपिक करें ना ये वाला टॉपिक करें, सीधा क्या करें, मैप करें। तो वैसे मैं बता देती हूँ, इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, इटली का एकीकरण है, उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, कहाँ क्या क्या हुआ, मैजिनी के बारे में, कावूर के बारे में और गैरिबाल्डी के बारे में पढ़ना है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कावूर और गैरिबाल्डी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसमें बिस्मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि इसे प्रेफर मत करें, मैप को करें। मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, पेरिस, लंदन, रोम, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, वियना, वाटरलू, मॉस्को, न्यूयॉर्क। सो ये वर्ल्ड का मैप है। क्रीमिया, ट्रफलगर, वेनिस, बोन, बुडापेस्ट, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर करें, और ये 100% है, पेपर में आता ही आता है, तो आप इसे छोड़े मत। जर्मनी और इटली का मैप भी आपके सिलेबस में है, लेकिन रेयर चांसेस होते हैं इनके एग्ज़ाम में आने के, और ये बहुत आसान है, इन्हें भी आप कर लें, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। तो आपको एग्ज़ाम में 18 नंबर का जो मैप है उसमें से आपने
8 नंबर के प्लेसेस भरने, सॉरी एक्सप्लेनेशन देनी है और 10 नंबर के आपने प्लेसेस भरने हैं, ठीक है। तो आपने ये 10 नंबर के लिए ही मेहनत करनी है, ये तो आप कर ही लोगे। तो 4 प्लेसेस की एक्सप्लेनेशन देनी होती है, 10 नंबर के अपने 5 प्लेसेस भरने होते हैं 2-2 नंबर के, और इजीली आप 18 मार्क्स इसमें से क्रैप कर सकते हो। तो एक बार फिर से मैं आपको ये सारा बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो छोटे क्वेश्चंस के लिए तो आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने ही पड़ेंगे। सो फर्स्ट में से आप मेरे अकॉर्डिंगली पहला और तीसरा चैप्टर कर लें। सो दिस इज़ वेरी इजी और आपको कोई मुश्किल भी नहीं करने में। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन रहे हैं 2। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम पर, इसे छोड़ दें आप। अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट दोनों कर लें। इसमें से आप कर लें कांग्रेस ऑफ वियना की प्रिंसिपल्स एंड प्रोविज़न। इसमें से आप कर लें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉजेज़ और उसके इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इसे छोड़ दें और इसमें से आप सिर्फ मैप कर लें। बड़ी आसानी से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का ये एग्ज़ामिनेशन तैयार हो जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत जल्द ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस डालने वाली हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।